नमस्कार। आज हम किरण नागरकर के बहुत ही चर्चित उपन्यास ककोल्ड पर आधारित एक समीक्षा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। ये 1997 में आया था, ऐतिहासिक उपन्यास है और 2001 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। समीक्षा तो इसे भारतीय अंग्रेजी साहित्य में एक मील का पत्थर बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे अनोखी बात यह है कि कहानी है तो 16वीं सदी के मेवाड़ की, पर ये मीराबाई की कहानी नहीं है। ये उनके पति राजकुमार भोजराज के नजरिए से है। हाँ, यही इसका सबसे अनूठा पहलू है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है समीक्षा के हिसाब से जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है और समीक्षा भी इसी तरफ इशारा करती है, वो है इसका नजरिया। मतलब मीरा के पति भोजराज की आंखों से पूरी कहानी देखना। ये तो बिल्कुल अलग ही बात हो गई है ना। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से उपन्यास का शीर्षक ककल्ड वो भी जुड़ता है। समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है कि भाई वो पुरुष जिसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है या भगवान कृष्ण से। अच्छा। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये भोजराज की आप कह सकते भावनात्मक और अस्तित्व की पीड़ा का प्रतीक बन जाता है। उनके पुरुषत्व पर एक सवाल, उनकी शक्तिहीनता का जो एहसास है और उस दौर के जो द्वंद्व थे, हाँ। जहां पत्नी की भक्ति ही पति के लिए एक तरह की चुनौती बन जाती है। तो ये सिर्फ बेवफाई की कहानी नहीं है, ये पहचान के संकट की कहानी है। सही कहा। और समीक्षा ये भी बताती है कि नागरकर ने भोजराज को सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं रहने दिया है, उन्हें एक जीता जागता काफी जटिल इंसान बनाया है, जिसमें मजाक भी है, कमियां भी हैं, बहुत मानवीय। क्या शायद इसी वजह से पाठक, जैसा समीक्षा में लिखा है, इस ऐतिहासिक पात्र से इतना जुड़ पाते हैं? हाँ, काफी हद तक। और इसमें नागरकर की जो लिखने की शैली है, उसकी भी समीक्षा बहुत तारीफ करती है। वो कैसे ऐतिहासिक डिटेल्स और माहौल को आज की संवेदनाओं के साथ, दार्शनिक विचारों के साथ और यहाँ तक कि जमीनी हास्य के साथ मिलाते हैं। हाँ, ये मिश्रण बड़ा दिलचस्प लगता है। जी, इसी से भोजराज का चरित्र एकदम बहुआयामी बनता है। वो राजकुमार हैं, योद्धा हैं, पति हैं, पर साथ ही वो शक करते हैं, उनमें ईर्ष्या है, वो अपनी जगह खोज रहे हैं। समीक्षा के मुताबिक ये कोई सपाट ऐतिहासिक चित्रण नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई है। हाँ, और ये जो मानवीय पहलू है, शायद यही नागरकर को बड़े मुद्दों से जोड़ने का एक रास्ता देता है। समीक्षा कहती है कि उपन्यास कई गहरे विषयों को भी छूता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे पुरुषत्व की धारणा क्या है और उसका खंडन कैसे होता है, फिर जुनून, एक तरफा प्यार की जो पीड़ा होती है, आध्यात्मिक और सांसारिक प्रेम के बीच का जो तनाव है वो, फिर मध्यकालीन राजपुताना की राजनीति, युद्ध, सत्ता का खेल, और इन सबके बीच वो शाही विरासत का बोझ उठाए एक इंसान की कहानी। सही। और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि उपन्यास पितृसत्ता पर, धार्मिक कट्टरता जैसे मुद्दों पर सवाल खड़े करता है, लेकिन बड़े सलीके से, मतलब कोई भाषणबाजी नहीं, कहानी में ही बुनकर। और शायद इसी गहराई और कलात्मकता को 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। समीक्षा में एक पंक्ति का जिक्र है, बड़ी यादगार पंक्ति है, प्रेम एक युद्ध क्षेत्र है और भक्ति उससे भी बढ़कर। हाँ, ये लाइन तो जैसे पूरे उपन्यास के केंद्रीय द्वंद्व को पकड़ लेती है ना। बिल्कुल। ये पंक्ति भोजराज के पूरे संघर्ष का सहारा है एक तरह से। प्रेम भी उनके लिए युद्ध क्षेत्र है, भक्ति भी। एक बाहरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, राजनीति का, असली लड़ाइयों का, और एक उनके मन के अंदर चल रहा है, मीरा और कृष्ण को लेकर उनकी भावनाओं का। और यही बात हमें उस सवाल पर लाती है जिसका जिक्र समीक्षा करती है कि भाई ये लगभग 600 पेज की किताब है, ये पाठक को बांधे कैसे रखती है। हाँ, ये सवाल तो है, इतनी लंबी और ऐतिहासिक कहानी। देखिए, समीक्षा का तर्क यह है कि ये इसलिए बांधे रखती है क्योंकि ये सिर्फ एक राजा या एक दौर की कहानी नहीं है, ये भोजराज की अपनी खोज की यात्रा है, राजनीतिक भी, आध्यात्मिक भी और भावनात्मक भी। उनका अपनी पहचान को लेकर, शक्ति को लेकर, प्रेम और ईर्ष्या के साथ जो उनका अंदरूनी संघर्ष है, वो आज भी हमें प्रासंगिक लगता है। अच्छा। इसीलिए समीक्षा इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक उपन्यास नहीं मानती, बल्कि एक गहन, सोचने पर मजबूर करने वाला और आखिर में बहुत फायदेमंद साहित्यिक अनुभव मानती है। ये कोई हल्की फुल्की पढ़ने वाली किताब नहीं है, पर ऐसी है जो सोचने पर मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, समीक्षा के नजरिए से
काकड़ सिर्फ 16वीं सदी के मेवाड़ की कहानी नहीं रह जाती। ये मानव मन की जो जटिलताएं हैं, प्रेम है, शक्ति है, अस्तित्व के सवाल हैं, उनका एक गहरा साहित्यिक विश्लेषण बन जाता है। और शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं यहाँ पर सोचने के लिए कि जब हम इतिहास के पात्रों को इतने व्यक्तिगत, इतने अंदरूनी नजरिए से देखते हैं, उनकी कमजोरियों, उनकी भावनाओं, उनके संघर्षों के साथ, तो क्या इतिहास को लेकर हमारी जो समझ है वो बदल जाती है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये हमें सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों के शोर से आगे जाकर उस दौर के इंसानी अनुभव को महसूस करने में मदद करता है?